तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले आते दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में रहेगा एक्शन और एक बड़े मेगा मर्जर की होती हुई दिख रही है तैयारी। ढेर सारा एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अगर मिड वीक है तो मेगा एक्शन तो होने ही वाला है सर। और मेगा एक्शन आते हुए दिख रहा है। सुबह सुबह इतनी बड़ी खबर, मीडिया के दो दिग्गज हाथ जोड़ते हुए देश की सबसे बड़े मीडिया कंपनी बनाने की तैयारी में। बिल्कुल दीप, और देश की नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से जानी जाएगी। जी एंटरटेनमेंट और साथ ही सोनी पिक्चर्स, इन दोनों के बीच में मेगा मर्जर होने की तैयारी हो चुकी है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इस मेगा मर्जर को मंजूरी दी है। पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि खबर क्या है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने, जिसे हम अब शॉर्ट फॉर्म में जील कहेंगे ताकि आप आराम से समझ पाएं, जील जो लिस्टेड कंपनी है, इसका सोनी पिक्चर्स के साथ विलय होने जा रहा है। जी के बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है और अब इस मंजूरी के तहत जील के पास जो कुछ भी लीनियर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ भी डिजिटल असेट्स हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और जो बड़ी लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है जी एंटरटेनमेंट के पास, जो जिसे आप जी टीवी के नाम से जानते हैं, जो फ्लैगशिप चैनल है, इसके अलावा 40 से ज़्यादा जो चैनल्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये जाएंगी इस मर्जर में। सोनी को भी आप अच्छे खासे भली भांति पहचानते हैं, हिंदुस्तान में बड़ा दखल है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी कंपनी है। तो हिंदुस्तान के जो सोनी के ऑपरेशंस है और जो जी के ऑपरेशंस है, वो दोनों आपस में मर्ज होंगे। ये बड़ा ऐलान इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस ऐलान के साथ साथ जो कुछ और खास बातें आती दिख रही है, पहले वो बता दी जाए। ऐलान के बाद सोनी पिक्चर्स करीबन $1.5 बिलियन ये निवेश करेगा इस पूरे के पूरे विलय के बाद। इस नई जो एंटिटी बनेगी उसमें ये विलय करेगा। इसके साथ ही साथ पुनीत गोयनका, जो अभी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं, वो इसी पद पर बने रहेंगे और कंपनी उन्हीं के नेतृत्व में आगे प्रोग्रेस और ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। जो कुछ भी पैसा और ग्रोथ कैपिटल के तौर पर डालने जा रही है सोनी, उसका इस्तेमाल कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। कुछ और डिटेल्स हैं दीप, वो आप बता सकते हैं इस वक्त जो इसको लेकर आती हुई दिख रही है। बिल्कुल सर, और बड़ी बात है कि ये जो मर्ज्ड कंपनी होगी, जैसा आपने बताया, पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे इस मर्ज्ड कंपनी के। साथ ही पोस्ट मर्जर जो शेयर होल्डिंग होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप देख लीजिए नजर, करीब 53%, 52.93% का स्टेक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के पास होगा, 47% स्टेक रहेगा जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स के पास। तो ये आपका जो पोस्ट मर्जर डील सिनेरियो ये रहने वाला है। 53% ऑलमोस्ट सोनी पिक्चर्स के पास, 47% रहेगा जी एंटरटेनमेंट के पास। ये जो मर्ज्ड कंपनी बनेगी ये लिस्टेड कंपनी रहेगी। तो फिलहाल जो ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी रहेगी। पोस्ट मर्जर जो भी कंपनी रहेगी ये भारतीय बाजारों पर लिस्टेड रहेगी। साथ ही अगर आप देखें, 90 डे एक्सक्लूसिविटी पीरियड है, बाइंडिंग शीट साइन कर दी गई है, ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो वहां पर आप नजर रखिए। एक और इंपॉर्टेंट खबर, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर फैमिली है जी एंटरटेनमेंट की, वो मौजूदा शेयर होल्डिंग 4% से बढ़ाकर 20% कर सकते हैं, ऐसा विकल्प भी उनको दिया गया है। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट नजर देखनी है। और जैसा अनिल जी बता रहे थे, काफी सारी बड़ी सिनर्जीज इसमें आपको आती हुई दिखेंगी, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट आप जानते हैं मूवीज की बड़ी लाइब्रेरी है, एंटरटेनमेंट कंटेंट की बड़ी लाइब्रेरी है, म्यूजिक की बड़ी लाइब्रेरी है, डिजिटल स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है, और साथ ही सोनी के साथ भी काफी सारी इन्हें सिनर्जीज आती हुई दिखेंगी। तो डिजिटल स्पेस में, नेटवर्क स्पेस में, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, प्रोग्राम लाइब्रेरीज, ये सारी की सारी सिनर्जीज आपको इस मर्जर के तहत आती हुई दिखेंगी। तो काफी बड़ी डील है सर, काफी ज्यादा सिनर्जीज इन दोनों मीडिया जाइंट्स साथ में बना पाएंगे। बिल्कुल मिलता जुलता कारोबार है। इनफैक्ट दुनिया भर में मैंने देखा है दीप, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में जो सबसे बड़ी नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी और उनका मर्जर होता है, तो जिस तरह की वैल्यू बनती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, वो लाजवाब है। क्योंकि अगर 1 और 2 नंबर के प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा उन्हीं के बीच में होती है, राइट। और जब वो दोनों मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है, क्योंकि फिर जो बड़ा जायंट बनता है, जो बड़ी सिनर्जीज आती हैं, इंटीग्रेशन होता है, जो बड़ी कामकाज की स्केल आती है और जो प्राइसिंग पावर आता है, वो लाजवाब है। और काफी ऐसे खर्चे हैं जो आपके कम हो जाते हैं। मसलन एंटरटेनमेंट क्षेत्र में सबसे बड़ा खर्चा आपका कंटेंट क्रिएशन का है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। कंटेंट क्रिएशन में भी आप काफी सिनर्जीज और इंटीग्रेशन ला सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहते हैं ना कि कंटेंट इज किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड, ये हमारे मीडिया में और एंटरटेनमेंट में कहा जाता है। तो वो एक बड़ा खर्चा जो बचता है वो गजब का होगा। सो 2 बड़े ग्रुप साथ में आना
ये हिंदुस्तान के मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक बहुत 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 बड़ा डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। एक डिस्क्लेमर इससे पहले कि हम और आगे विश्लेषण करें, ये बता दें, जी एंटरटेनमेंट एक अलग ग्रुप की कंपनी है। बिल्कुल। जी मीडिया जिसके अंतर्गत हम आते हैं, जी बिजनेस हमारा चैनल जी मीडिया के अंतर्गत आता है। आपको सुनने में देखने में दोनों नाम सेम लगेंगे। किसी ज़माने में हम एक ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, अब दोनों ग्रुप अलग है। जी एंटरटेनमेंट एकदम सेपरेट कंपनी है और इसीलिए अब जब आज हम आपके सामने पूरा विश्लेषण रख रहे हैं तो ये डिस्क्लेमर बिल्कुल भी ध्यान रहे कि जी बिजनेस का स्वामित्व और प्रबंधन जी मीडिया के हाथ में, और जी मीडिया बिल्कुल अलग तरीके का अलग ग्रुप है जो मीडिया बिजनेसेस में है। जी एंटरटेनमेंट कंप्लीटली अलग कंपनी है जहाँ पर ज़्यादातर फंड्स के पास हिस्सेदारी है और वो कंपनी बिल्कुल अलग है। इसी लिहाज से, और जब दो बड़ी कंपनियां आकर मर्ज कर रही है तो जाहिर सी बात है, और जहां पर अब मेजोरिटी शेयर होल्डर बड़ा पार्टनर सोनी होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस मर्जर के बाद सोनी के पास रहेगी, और बाकी जो जी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास लगभग 47% हिस्सेदारी रहेगी, सोनी के पास 53% हिस्सेदारी रहेगी। सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो भी मेजोरिटी शेयर होल्डर सोनी होगा। इसलिए वैसे भी इस प्रपोज मर्जर के बाद तो पूरी तरह से एकदम ही साफ है कि एक अलग कंपनी, अलग ग्रुप, अलग एंटिटी आपके सामने आने वाली है। तो दीप, मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट है पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और ये नए पैमाने तय करेगा। और जो दो बड़े प्लेयर्स के साथ में आने का फायदा है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को। पहला, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस लंबे समय से जी एंटरटेनमेंट के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन बनता हुआ दिखेगा। तो ये बड़ा फायदा होने जा रहा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, तो बड़ा फायदा होने वाला है सर। और जब दो बड़े मीडिया पावर हाउसेस ऐसे अपनी हाथ जोड़ते हैं तो जिस तरह की सिनर्जीज बनती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। जैसा कि हम डिटेल्स भी देख रहे थे, जहाँ तक जी एंटरटेनमेंट का सवाल है, बड़ा बड़ा कंटेंट लाइब्रेरी है। कई सालों से ऑफ कोर्स इन्होंने एक लीडरशिप बनाई हुई है, तो वो कंटेंट लाइब्रेरी जो इनके पास बनी हुई है वो काफ़ी बड़ी है सर। 190 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो अगर आप सोनी के कॉम्बिनेशन के साथ अगर देखें तो ग्लोबली एक बड़ा वो एक्शन बनते हुए दिखता है। 10 रीजनल लैंग्वेजेस में करीब 100 चैनल्स इनके हैं इस समय, और 35 इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं इनके पास। भारत में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, करीब 1/4 ऑफ मार्केट शेयर भारत में इनके पास कंटेंट के हिसाब से आता है। और जो प्रोग्रामिंग सिनर्जीज आती हुई दिख रही हैं वो काफ़ी लाजवाब है सर। तो जो आप वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे थे, इन सिनर्जीज के साथ मिलजुल कर जो होती है और जो नया ये डील स्ट्रक्चर होगा, उसके फायदे काफ़ी आते हुए दिख रहे हैं सर इस समय। दीपी, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये कि जी के जो जी एंटरटेनमेंट को अभी चलाने वाले जो टॉप मैनेजमेंट है, पुनीत गोयनका साहब है, वो बने रहेंगे एमडी और सीईओ के पद पर। देखिए, अल्टीमेटली कंपनी उनसे चलती है जो उसके टॉप पोस्ट पर बैठे हैं और जो लीडरशिप देते हैं, राइट। सो सोनी को इस चीज़ की अहमियत समझ में आई है और उन्होंने ये कहा कि हम पुनीत गोयनका साहब को ही रखेंगे इस पद पर, उन्हीं के नेतृत्व में ये मर्ज कंपनी। सोचिए, मतलब आज कई सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं और उठा रहे थे कि पुनीत गोयनका साहब को पद पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए एमडी सीईओ के पद पर। आप सोचिए, सोनी जैसी सक्सेसफुल इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ये कह रही है, ना न सिर्फ आप जी एंटरटेनमेंट को संभालिए, बल्कि मर्ज एंटिटी जहां पर मेजोरिटी स्टेक सोनी की है, जहां मेजोरिटी, उसके बावजूद उनका भरोसा है बिल्कुल कि ये पूरा बिजनेस जिस तरह से पुनीत गोयनका साहब ने इस लेवल तक बनाया है, इस साइज का बनाया है, उसको देखते हुए उल्टा सोनी का भरोसा उन पर ज्यादा है। वो करेंगे हमारा जो इंडियन बिजनेस है जिसके साथ आप ये मर्ज करने जा रहे हैं, उसे भी आप संभालिए, उसे भी आप चलाइए। इससे बड़ा कोई एक सर्टिफिकेट हो नहीं सकता कि किस तरह से जी एंटरटेनमेंट के टॉप मैनेजमेंट ने कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया, किस तरह की उनकी काबिलियत है और किस तरह से उन पर भरोसा है उनके कॉम्पिटिटर का। करेक्ट, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का जो अब तक कॉम्पिटिशन में थे, अब हाथ मिलाकर साथ में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 100%। इसके बाद किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, $1.5 बिलियन से ज्यादा डालने के लिए तैयार है, राइट। अपना बिजनेस मर्ज करें, यानी कि जो सोनी के पास खुद का बिजनेस है वो बिजनेस जी में जा रहा है, प्लस $1.5 बिलियन। करेक्ट, $1.5 बिलियन कम नहीं होता है। 11-12 हजार करोड़ आप कंपनी में डालने जा रहे हैं ग्रोथ कैपिटल के तौर पर, बड़ी चीज है। प्लस उनका कॉन्फिडेंस आप इस बात से भी देखिए,
अभी 4% के आसपास एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आप इस हिस्सेदारी को 20% तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप जब बढ़ाना चाहें। यानी कि वो कमिटमेंट देख रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और इसीलिए, और वो ये चाहते हैं कि दोनों कंपनियों में जो अच्छी बातें हैं उसका फायदा मिले। और अच्छी बात क्या है, जी एंटरटेनमेंट में उनका टॉप मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, उसको वो साथ में ले रहे हैं। जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कंपनी में लगातार बना रहे, वो दूसरे कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस में न जाए, उसके लिए तो बात हो ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें स्टेक बढ़ाने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 4 से 20% तक स्टेक ले जा सकते हैं। ये दूसरा बड़ा कंफर्ट है सोनी के पास, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के साथ है, जो साफ नजर आता है। आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मेगा मर्जर पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल जुड़ रहे हैं, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब जुड़ रहे हैं, राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वरिंदर, सबसे पहले आपसे पहला रिएक्शन इस मेगा मर्जर पर, कैसे देखते हैं आप इस मेगा मर्जर को, और हिंदुस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी वेव्स बनाएगा, ये बताइए। सर, बाकी दिस इज लाइक हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर ऐसा कि आपको भी एंटिटी मिल जाएगा जिसमें आप सोनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी के साथ साथ। करेक्ट। अभी जी सोनी लिस्टेड एंटिटी नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज लाइक कि सोनी का रिवर्स मर्जर हो गया जी में। सो आपको पहले अगर जी ही में कुछ जो भी डाउट्स थे, बट अभी सोनी की स्ट्रेंथ और जी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिल रहा है साथ में। So I think this new entity which will get formed will be massive entity in terms of media, जो पहले कभी हुआ नहीं है। आपको याद होगा सोनी लिस्टेड नहीं है कहीं पे भी, और अभी सोनी क्या कर रहा है, सोनी $1.5 बिलियन डाल रहा है, ऑलमोस्ट 10-11 हजार करोड़ पे इस कंपनी में डाल रहा है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। मेरे ख्याल में मर्ज्ड एंटिटी कुछ 40-42 हजार करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें सोनी का स्टेक कुछ 50% से ऊपर होगा। सर, एवरीवन नोज कि यहाँ पे अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा लें कि जी का 20 रुपए का ईपीएस सबका एक्सपेक्टेड है 24 में। इशू ईपीएस का था नहीं, इशू प्राइस अर्निंग मल्टीपल का था। हर कोई मल्टीपल 10-12 का देता था, 10-12 का देता था, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द रीजंस वर। बट नाउ विद दिस बिग क्लैरिटी कमिंग इन, अभी इसको 15 टाइम का वैल्यूएशन मिलेगा, अगर 20 टाइम का वैल्यूएशन मिलेगा, आई थिंक दैट इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आस्क। बट अदरवाइज बहुत नुएंसेस चीजें हुई हैं, जहाँ पे सोनी ने बोला कि बोर्ड भी हम अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जहाँ पे जब ये सोनी का वोटिंग हुआ, गोयनका जी ही वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, ही वांटेड दिस टू बी इंडिपेंडेंट डिसीजन। सो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रीमियम देंगी जो प्रीमियम पहले मिल नहीं रहा था। सो आई थिंक दिस इज अ मैसिव चेंज व्हिच हैज हैपेंड इन द मीडिया इंडस्ट्री। एज आई सेड, अगर 20 टाइम का मिल गया सर इसको जी प्लस सोनी को वैल्यूएशन, तो ये स्टॉक 400 रुपया भी हो सकता है। 15 टाइम मिला तो भी 200-300 हो सकता है। सो कम से कम आपको पता कि 300 से 400 का रेंज है। बट आई थिंक दिस इज अ मैसिव थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द वंडरफुल। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पॉइंट वरिंदर ने जो कहा है वो सबके समझने की बात है। सोनी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोमोटर वाली कंपनी है, इंटरनेशनल, एक तरह से इसे आप एमएनसी समझिए। और जी के साथ मर्जर होने का मतलब है सोनी बिना पब्लिक इशू लाए एक रिवर्स मर्जर कर रही है, एक लिस्टेड कंपनी के साथ अपने आप को मर्ज कर रही है। और अब जो जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स है इस मर्ज एंटिटी में, वो एक इंडियन कंपनी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनके शेयर होल्डर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट और मेजोरिटी शेयर होल्डर सोनी होगा, और सोनी उनकी पेरेंट कंपनी जापान की है, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। तो बड़ा पॉइंट। और जिस तरह की और जो आपने वैल्यूएशन की बात की कि आराम से यहाँ पर 400 रुपए तक के दाम बनते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन आप जो गिन रहे हैं शायद उस कंपनी का गिन रहे हैं जो कि जी एंटरटेनमेंट है। मर्जर के बाद जो सिनर्जी, कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशंस की स्केल बढ़ेगी, उसके दम पर और क्या अपसाइड बन सकती है। वरिंदर, मैं उसके लिए आपके पास होऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे कुछ और खास मेहमान हमारे साथ हैं। सेठी साहब, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं इस बड़ी डील पर, कैसे देखते हैं आप, और जी के शेयर होल्डर्स के लिए कितनी फायदे की बात। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल बहुत ही शानदार खबर आई है सुबह सुबह, और जो जी को लेके जो चिंताएं बनी हुई थी, मतलब हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए वो भी पॉजिटिव थे। जो अभी हमने देखा, अशोक कुरियन जी और मनीष सुखानी जी को बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो इन्वेस्को नामक फंड है जिन्होंने क्यूआईपी के जरिए इसमें 400 रुपए में स्टेक अपनी ली थी कुछ साल पहले,
अब उन्होंने वो तब से ही एक बायर को लिए खोजबीन कर रहे थे और वो आज पूरा हुआ। ये जो मर्जर है दोनों कंपनीज के लिए एक बड़ी बड़ी विन विन सिचुएशन है। और कई जो प्रॉब्लम्स है जी को लेके, जैसे जो भी डेट की इश्यूज थे, फिर या जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, फिर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। और जी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है इसको इसका बड़ा फायदा होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू डू वेरी वेल टुडे। ओके अविनाश जी, क्या वाकई में अब इस मेगा मर्जर के बाद एक बड़ी कंपनी के तौर पर जी एंटरटेनमेंट और सोनी उभरेंगे? और क्या मीडिया स्पेस में, एंटरटेनमेंट स्पेस में, मीडिया एक बार अलग भी कर ले, एंटरटेनमेंट स्पेस में ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाएगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही सेंटिमेंटली और फिनेंशियली जी बिजनेस के लिए, जी का टेलीकॉम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि आज ही से स्टॉक में अच्छी खासी री रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी थी काफ़ी दिनों से, ये मेरे ख्याल से अभी ख़त्म हो चुकी है। और आगे मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्लोबल रीच है सोनी का प्लस जी ग्रुप का, हमको लग रहा है कि दोनों डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है मार्केट शायद नंबर्स आने के पहले ही इसको अच्छी तरह से रेट करेगी। और जैसे इन्वेस्को ने 400 रुपये में शेयर लिया है, मैं भी मानता हूं कि 350-400 रुपया ये शेयर को पहुंचने में टाइम लगना नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिटेल्स आगे आएंगे कि कैसे इसका फॉर्मल प्रोसेस शुरू होगा, ये मार्केट से भी वॉच करेगी। बट डेफिनेटली नेट बहुत ही सेंटिमेंटली और फाइनेंशियली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओके और क्या ऐसी खास बातें देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट में? वरिंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हों या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या बड़े डेवलपमेंट आप देखते हैं? सर 10 साल का ना प्राइस अर्निंग मल्टीपल जी का अगर मैं लास्ट 2 साल निकाल दूं तो कम से कम 25 टाइम का रहा है। करेक्ट। 10 ईयर एवरेज प्राइस अर्निंग फॉर जी। ओके, हाल में लास्ट 2 साल में देखा है कि वो डिरेल होकर 10 का हो गया था। आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपए का ईपीएस एक्सपेक्टेड है FY24 में। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आप किसी का भी देख लीजिए। जैसे आपने भी बोला कि अगर सोनी और जी साथ में आ जाते हैं तो इशू कहाँ पे रहा था? इशू रहा था कि वो जीईसी जो जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी होती है, उसमें जी ने उतना तेजी से ग्रोथ नहीं किया था जितना कॉम्पिटिटर्स ने किया था। अभी सोनी जब इसके साथ में मिल जाएगा, यू विल सी दैट ग्रोथ इश्यूज ऑल्सो कंसर्न। अभी मैं ये सर चाहे वो ऑडिटर्स का हुआ, चाहे वो मैनेजमेंट टीम का हुआ, आई थिंक दीज आर द कंसर्न्स। हमें सबको पता है कि ये एड्रेस हो ही जाएंगे सोनी आ गया तो। सो उसको वो भी प्रीमियम मिल जाएगा। सो माई ओनली पॉइंट इज कि ये 20 रुपए का अगर 25 रुपए ईपीएस चला गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ विच विल कम बाया सोनी प्लस जी मर्जर, अगर आप 25 का ईपीएस आ जाता है और 25 का मल्टीपल मिल जाता है, सो यू कैन इमेजिन कि हाँ भी किस तरीके से री रेटिंग हो सकता है स्टॉक का। आई थिंक द वन थिंग व्हिच एवरीवन एज अ इन्वेस्टर विल लुक अहेड इज कि ये एक नॉन बाइंडिंग बिड है अभी। लेट दिस क्लोज एज वेल। बहुत चांसेस हैं कि क्लोज हो ही जाएगा, बट फिर भी कि हाँ भी आई थिंक इन्होंने जो पीरियड लिया है 60-90 दिन का पीरियड लिया, तो उसमें देखेंगे क्या चीज होगा एंड हाउ द एंटायर बोर्ड, ऑडिटर्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सर अगर ये उस तरीके से हो गया जिस तरीके से एमएनसी कैटेगरी वाली कंपनीज का हो सकता है, देन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आज से जी को 25 टाइम का या 30 टाइम का वैल्यूएशन भी आगे मिल सकता है। आई थिंक ईजीएम भी लाइकली है, तो ईजीएम में भी बहुत चीजें एड्रेस होंगी बट आई थिंक वो जो 25 का मल्टीपल है जी को आगे जाके मिल जाना चाहिए, अगर वो सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन में या एक बहुत अच्छे कॉन कॉल में जी मैनेजमेंट और सोनी दोनों मिलके एड्रेस कर देते हैं इसको। ओके, तो ये आज आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। इस डेवलपमेंट में कुछ और हम राय आगे ले हमारे एक्सपर्ट से और इससे चर्चा करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको बता देना ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं किया करते थे। उसकी वजह ये कि जी एंटरटेनमेंट अब एक पूरी तरह से अलग कंपनी है, अलग ग्रुप का हिस्सा है, हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं है और अब हम इस पर खुलकर आराम से बात कर सकते हैं। नाम आपको चूँकि पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, आपको सेम दिखते होंगे, एक जैसे दिखते होंगे कि जी एंटरटेनमेंट है, यहाँ जी बिजनेस है। जी बिजनेस जी मीडिया का हिस्सा है, जो एकदम अलग कंपनी है, मीडिया कंपनी है। यहाँ पर हमारे 14 चैनल हैं, न्यूज़ से रिलेटेड पूरा बिजनेस है। एंटरटेनमेंट वाली जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, वो बिल्कुल अलग बिजनेस, अलग तरह की कंपनी है और वो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम आज खुलकर हमारे सारे एक्सपर्ट से हम ये बात कर सकते हैं और हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, चाहे इस मर्जर पर राय जिनकी जो भी हो, अच्छी हो, खराब हो, कम हो, ज़्यादा हो, इंडिपेंडेंटली
आप अपनी राय रख सकते हैं। बंसल जी, जरा चार्ट्स पर एक बार राय दीजिए। जिस तरह के बड़े बड़े टारगेट्स हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट तीनों ही कह रहे हैं, चाहे वो विकास जी हो, वरिंदर बंसल हो या फिर अविनाश जी हो, क्या इन्वेस्टर्स के लिए बड़े मौके आपको नजर आते हैं जी एंटरटेनमेंट में? बिल्कुल अनिल जी, जी एंटरटेनमेंट में निवेश के लिए अनिल जी बड़े मौके हैं। और जिस तरीके से फंडामेंटल वाले बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, तो टेक्निकली बड़े से बड़े वाला रिवर्सल है, 255 के अराउंड चल रहा है अनिल जी। नीचे में 235 240 एक अहम सपोर्ट है। और जिस तरीके का एक बड़े वाला रिवर्सल है, लगता नहीं है कि 235 के नीचे स्टॉक जाके क्लोजिंग देगा। तो डाउन साइड कैप्ड है, री रेटिंग का कैंडिडेट है। और भूलना नहीं चाहिए 2018 में ये स्टॉक 600-620 के अराउंड चल रहा था, और उस समय लग रहा था कि ये .com के जो हाइज है 658 660 के वो लेवल्स टूटेगा। बट 2018 में OTT के पेनिट्रेशन के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी। और अब जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट है। और अनिल जी कॉन्फिडेंस इतना है कि जी एंटरटेनमेंट ना सिर्फ खुद री रेट होगा, बल्कि एक मीडिया में भी दूसरे स्टॉक्स भी मीडिया के री रेट होंगे। और ओवरवेट खरीदारी की राय है 235 सेफर साइड हो गए। वैसे तो 240 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ₹5 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहा हूं। और पहला टारगेट यहाँ पे 295 300, दूसरा टारगेट 350 का बैठता है। और एक बार 350 के लेवल्स आएंगे तब इसको रिव्यू करना चाहिए। एक बड़े वाला रिवर्सल है चार्ट्स के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बंसल जी ने। तो सिर्फ अपना एनालिसिस जी इस मर्जर तक नहीं रखा है, बल्कि पूरे सेक्टर की री रेटिंग करने की बात कर रहे हैं। सेठी साहब से इसी पर राय लिया जाए। सेठी साहब, वाकई में क्या कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मेगा मर्जर हुए हैं या कुछ इस तरह के बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुए हैं, और वो सेक्टर्स जो मुश्किल में भरे रहे हों या कंपनियां मुश्किल में भरी रही हों, उनका पूरा री रेटिंग हो जाता है? क्या सोनी और जी के इस मर्जर में भी आप इस तरह का कोई केस देखते हैं कि कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ सेक्टर के लिए भी री रेटिंग होने की संभावना? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा बिल्कुल संभव है और होगा भी। मुझे लगता है जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और खास करके ये जो दोनों कंपनियां मर्ज हो रही है, उसके कारण से इनके बीच में जो सिनर्जीज के बेनिफिट है, जो कंटेंट का बेनिफिट है, और वैसे भी ये दोनों कंपनियां नंबर 1 और नंबर 2 थी, तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और उसके अलावा जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे भी इन दोनों के जो सोनी लिव है या ZEE5 है, उनका मर्जर के बाद जो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल एक कंपटीशन होगा नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजन प्राइम के लिए। और बाकी भी मुझे लगता है जो मीडिया सेक्टर की कंपनी है, खास करके सन टीवी, उस पर भी मुझे लगता है आज इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द सेक्टर इटसेल्फ। बिल्कुल, इस डिस्क्लेमर के साथ कि जी बिजनेस जिस कंपनी के अंडर में वो जी मीडिया है, डिश टीवी अलग ग्रुप की कंपनी है, जी एंटरटेनमेंट अलग ग्रुप की कंपनी है, जी मीडिया अलग ग्रुप की कंपनी है। तो मतलब जी एंटरटेनमेंट एक अलग ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी आप वरिंदर आप कह रहे थे कि इसका असर आपको कई सारे और कंपनियों पर फैलता हुआ नजर आएगा। तो क्या आपको लगता है कि चाहे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि और कई सारे स्टॉक्स और कई सारी कंपनियां होंगी जिन पर इसका असर पड़ेगा? सर वो हो सकता है सर, टू बी ऑनेस्ट आज जो स्टेप हुआ है ना सर, दिस इज अ मैसिव री रेटिंग ऑफ द जी प्रमोटर्स। सो अगर री रेटिंग होगा तो आज सर हमें जी पे ही फोकस करना चाहिए, जी एंटिटीज पे फोकस करना चाहिए। जी के भी 3-4 कंपनीज हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, आई थिंक उनमें री रेटिंग होगा। बिकॉज सर ये 2-2.5 साल हो गए हैं जब हम बात कर रहे थे बार बार कि हाँ ये इशू है, वो इशू है, ऐसा इशू है। आप सोचिए सर कि आज अगर पैसा सोनी जी ब्रांड में लगा रहा है तो उस पे ही जितना फोकस हो सके उतना अच्छा है। बाकी आई थिंक जब अच्छा टाइम चल रहा था तो टोटल मार्केट कैप जी ग्रुप का मिला के कुछ 80-90 हजार करोड़ होता था सर। आज के टाइम पे वो कम हो गए, कुछ 30 हजार करोड़ रह गया कि अगर हम सब एंटिटीज मिला के चले। सो आई थिंक देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन द जी ग्रुप जहां पे मैं फोकस करना चाहूंगा। दूसरा सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरे पास ZEE5 का भी सब्सक्रिप्शन है और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा सर? तो मेरा कुछ पैसा बचेगा अभी? उम्मीद करें कंज्यूमर के तौर पर, नो डाउट। ये सवाल अच्छा है। और देखिए क्यों बचेगा वो मैं बताता हूं आपको। उसका रीजन ये है कि जब दो बड़ी कंपनियां आकर अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करेगी, सिनर्जीज लाएंगी, कॉस्ट सेविंग करेगी, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा कंज्यूमर्स को जाएगा ही जाएगा, राइट। और जो स्केल बनेगी,
जो बड़ी लाइब्रेरी बनेगी, जो सोनी की लाइब्रेरी है, जो जी की लाइब्रेरी है, जो सोनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, जो जी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, जो चैनल्स जी के पास है, जो चैनल्स सोनी के पास हैं, जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ दोनों ग्रुप के पास अलग अलग है, जी एंटरटेनमेंट के पास और सोनी के पास, जो लीनियर एसेट्स हैं जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं, तो नेचुरली ये जब आपस में मिलकर सिनर्जी करेंगे, कॉस्ट सेविंग करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, साइज में बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बचाएंगे, तो इसका फायदा नेचुरली मिलेगा ही मिलेगा। कौन जाने, ये जल्दबाजी है कि हो सके आपको 2 OTT की जरूरत ही ना हो, क्यों वरिंदर, एक से ही काम हो जाए, और अगर 2 हो तो नेचुरली उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा। तो ये विन विन सिचुएशन है, विन विन डील है, न सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के लिए, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी। जी वरिंदर। सर पता आपको मालूम है सर, आप और मैं मीडिया में काम कर चुके हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं सर कि लास्ट 10 साल से मीडिया का साइकिल चला नहीं है जी। एक चीज, और कभी भी कोई भी डील हमने देखा है सर मीडिया में, हमेशा क्या होता था कि कॉर्पोरेट एंटिटी, इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटी किसी ना किसी मीडिया में पैसा लगाती थी, जिसके कारण हम बात करते थे मीडिया सेक्टर। आई थिंक इफ आई कैन रिकलेक्ट सर, और जिसपे आप भी शायद टिप्पणी कर सकते हैं, कि ये पहली बार हुआ कि किसी MNC कंपनी ने इतना बड़ा पैसा जो है एक लिस्टेड मीडिया कंपनी में लगाया। हमने देखा कभी भी कोई भी डील हुआ, इट इज ऑलवेज कॉर्पोरेट्स को, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर पावर इश्यूज एंड ऑल, उन्होंने पैसा लगाया। ये पहली बार एटलीस्ट फोकस कर रहा है कि ये मीडिया में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जाके, बिकॉज नाउ MNC will not run after power, but they will run after money, कि ग्रोथ कितना आ सकता है। So I will be very happy to see now how other, other guys also, other companies in the system pick up, because अभी पैसा अगर आ सकता है एक कंपनी में, क्या दूसरी कंपनी में आ सकता है कि नहीं आ सकता, which may also tell us कि how the media cycle could reverse going from here. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है कि किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री में जो लंबे समय से लोगों का पैसा बनानी, शायद अब वो वक्त आ रहा है जब इस सेक्टर की भी एक एक करके सारे सेक्टर्स जो है मुश्किल में रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, उनकी री रेटिंग होने का वक्त आ रहा है। ये री रेटिंग किसी न किसी एक ट्रिगर से होती है। सेठी साहब, क्या सेक्टर की री रेटिंग का ट्रिगर आज जी ने और सोनी ने दे दिया है? बिल्कुल अनिल जी, यही कह रहे थे कि जो भी ये आज अनाउंसमेंट्स आए हैं पूरे सेक्टर को रीरेट करेंगे। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से, जब से अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए जी में, जो कि बेहद पॉजिटिव थे, और उसके बाद हमने देखा राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। मुझे लगता है ऑल इन ऑल अब ये सेक्टर परफॉर्म करेगा। पिछले कई मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करेगा। और यहाँ पे मैंने जैसे जी पे तो फोकस करना ही है, बाकी मुझे लगता है सन टीवी भी पॉजिटिव रहेगा, और बाकी भी और कंपनियां जो मीडिया से रिलेटेड है उनमें एक बिल्कुल री रेटिंग होनी चाहिए। ओके, लेकिन किस तरह से री रेटिंग हो सकती है और क्यों होनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मर्जर कितना बड़ा है और क्या वाकई में ये मेगा मर्जर है। कुछ डिटेल्स, कुछ डेटा क्रंचिंग, कुछ रिसर्च हमारी टीम ने की है, और उसके बाद कुणाल जी भी निफ्टी के मीडिया इंडेक्स पर कुछ एक स्पेसिफिक और बड़ी इंटरेस्टिंग राय अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है। वरुण, सबसे पहले तो बताइए ये डील कितनी बड़ी है जो आपने कैलकुलेट की है, जो डिटेल्स निकाली है, डेटा निकालें, उसके हिसाब से बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, आप समझिए ये कंपनी जो है, जो बनेगी जी और सोनी मिलके, ये देश की सबसे बड़ी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्यूवरशिप जो है उसके लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। क्यों? जी के पास फिलहाल करीब 19% मार्केट शेयर है व्यूवरशिप में, और सोनी के पास करीब 9% के आसपास है। तो ये मिलके हो जाता है कितना, करीब 28%। और जो सबसे आगे आज के टाइम पे था, उनका मार्केट शेयर करीब 24% के आसपास का था। तो ये देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी, आपको ये समझना है। तो अभी 28%, हाँ अभी 28% है, और साथ में मिलने के बाद जो बढ़ेगी वो अलग है। वो सिनर्जीज अगर प्ले आउट होंगी तो वो तो और हो जाएगी, क्योंकि देखिए किसी भी मीडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, कंटेंट। और जी के पास जितना बड़ा कंटेंट है, मैं आपको बता दूं 2.6 लाख घंटों का कंटेंट जो है वो जी के पास 2.5 लाख घंटों, 2.5 लाख घंटों का कंटेंट है। इतनी बड़ी कंपनी है ये। 4,800 से ज्यादा फिल्मों का टाइटल है इनके पास। अगर आप कंटेंट की वैल्यूएशन देखेंगे तो 5,400 करोड़ के ऊपर का कंटेंट है इस कंपनी के पास। तो इस साइज की कंपनी, और अगर सोनी इसके साथ मिल जाए, मैं आपको व्यूअरशिप के बारे में बताता हूं। सोनी की व्यूअरशिप है इंडिया में करीब 700 मिलियन व्यूअरशिप, राइट। जी की है 1.3 बिलियन, 1.4 बिलियन लेटेस्ट नंबर, अब 1.4 बिलियन हो गई होगी, है ना।
तो आप ये समझिए डबल है कंटेंट के व्यूअरशिप के लिहाज से भी। तो आप Correct. टोटल मिला के देख लीजिए 2.1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। तो My भले God. व्यूअरशिप के लिहाज से हो, मार्केट शेयर के लिहाज से हो, ये कंपनी सबसे बड़ी बनने वाली है। और एक ये जो रीजनल लैंग्वेजेस में स्पेशली जी की सिनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो सोनी की स्ट्रेंथ, जी की स्ट्रेंथ जीईसी तो है जनरल एंटरटेनमेंट में, बट स्पेशली जो रीजनल फोकस है अन्य लैंग्वेजेस में जो इनके चैनल्स हैं, इनकी प्रोग्रामिंग होती है, वो एक बहुत बड़ी सिनर्जी आगे जाकर लेकर आएगी। सबसे बड़ी बात है ना अनिल जी, मुझे लगता है अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां इनकी प्रेजेंस नहीं होगी, क्योंकि जी का प्रेजेंस देखिए आप 190 देशों में है और सोनी जो है वो 167 देशों में। तो दुनिया के हर कोने कोने में आपको ये चैनल मिलेगा। ओके मतलब आप कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी छुट्टी चले मनाने जाएं, बिजनेस पर्पज से जाएं, जी बिजनेस नहीं ये ग्रुप अलग है। तो जी एंटरटेनमेंट और सोनी के एंटरटेनमेंट चैनल्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। रीच के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से वरुण कितना बड़ा हो सकता है? देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा कि कारोबार के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको टीवी चैनल्स नहीं देखने बल्कि डिजिटल स्पेस भी देखना है, जहाँ पे ZEE5 जो है वो काफी हद तक एक्सपांड ऑलरेडी कर रहा है और यहाँ पे इनकी रीच काफी अच्छी है। अगर आप टीवी चैनल्स में भी देखेंगे ना अनिल जी, तो देश में जो फिल्में देखी जाती है उसमें से 25% फिल्में जो है वो केवल जी नेटवर्क पे देखी जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जनरिक चैनल्स है उसमें भी काफ़ी बड़ा है। और रीच के लिहाज से तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ZEE5 जो है, इसके अलावा सोनी का भी अगर आप देखेंगे तो सोनी लाइव है और काफ़ी कुछ है जो कि आपको ओवरऑल जो डिजिटल स्पेस है उसमें प्रेजेंस दिलाता है। तो इसके चलते भी इन कंपनीज की जो ओवरऑल रीच है वो बढ़ेगी। तो सिर्फ टीवी चैनल्स में नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी ये कंपनियां काफ़ी बड़ी होने वाली है। और जी के पास 100 से ज़्यादा चैनल है, इंडिया में सोनी के पास करीब 31 चैनल्स है। एब्सोल्युटली। कुणाल जी, निफ्टी मीडिया इंडेक्स पर अपनी राय देना चाहते हैं जी? अनिल जी देखिए, उस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले अनिल जी, आज बहुत आज़ादी का सा भाव आ रहा है अनिल जी। इतने समय से अनिल जी एक ही शेयर है जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करते थे, अपने पर हमें अंकुश रखना होता था। तो अनिल जी आज आप खुल करके हम लोग सब जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अनिल जी एक फ्रीडम का एहसास हो रहा है। और अनिल जी जो चार्ट है जी मीडिया का, ये जो चार्ट है निफ्टी मीडिया इंडेक्स का, इसमें मुझे एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अनिल जी 1980 का, 1945 के आसपास बंदी हुई और कुछ समय पहले गैप अप भी होता हुआ दिखा, जिसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी जो मीडिया इंडेक्स की रीरेटिंग की चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि कम से कम यहां से 50% का अपसाइड मीडिया इंडेक्स में बन सकता है 1980 को अगर ये पार कर लेता है। और अगर ऐसा होता है तो तमाम मीडिया कंपनीज में एक री-रेटिंग होगी। मेरे अनुभव में अनिल जी मैंने देखा है कि जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता उसको लेकर एक धारणा बन जाती है कि इसके शेयर तो कभी चलेंगे नहीं, और जब जो जनता उससे विमुख हो जाती है अनिल जी तभी उसमें तेजी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है अनिल जी जी मीडिया में जो ये मीडिया इंडेक्स है इसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनते हुए दिखेगी। 1980 पार होगा तो 2400 के लेवल्स आपको निफ्टी मीडिया इंडेक्स में देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण जी और सोनी के मेगा मर्जर का। विदा लेने का वक्त है। वरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज इस पर पूरा विश्लेषण देने के लिए। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आइए बढ़ते हैं दिन के पूरे कवरेज की तरफ। और दीप जल्दी से, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं और हमारे दर्शक इंतजार भी कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी का, लेकिन स्ट्रेटजी बताएं उससे पहले डिस्क्लेमर आपके सामने, इसे जरूर देख लें, पढ़ लें और आइए अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रेटजी की तरफ। बिल्कुल सर, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, दोनों अब अलग ग्रुप की कंपनीज हैं, जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट। आइए सर बताएं फिर संकेत कैसे। बिल्कुल, संकेतों के साथ करते हैं शुरुआत। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है और न्यूट्रल इसलिए दीप कि आज का दिन विशेष करके ज़्यादा अहमियत वाला है अमेरिकी बाजारों के लिए। फेड की अहम बैठक है ब्याज दरों को लेकर, टैपरिंग को लेकर और साथ ही स्टिमुलस पैकेज और लिक्विडिटी को लेकर फेड क्या संकेत देते हैं आज, वो कल बाजार की दशा दिशा तय करेगा। तो मुझे लगता है आज का दिन अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी इस लिहाज से अहमियत वाला होगा, लेकिन फाइनल संकेत कल की एक्सपायरी के बाद हमारे लिए आते दिखेंगे। फिलहाल हमने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल हैं और घरेलू फंड्स के संकेत भी न्यूट्रल है। ऐसे देखेंगे आपको मजा आएगा, नंबर्स देख के कह रहे हैं वाह इतने बढ़िया बड़े नंबर्स आए। मैं यहीं पर आपके सामने रख दूं, 1042 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी कैश में, और सामने 2168 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स की होती है। देखिए तो आंकड़े बहुत अच्छे दिखते हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन साथ में 2300 करोड़ रुपए के आसपास की एसबीआई कार्ड्स की डील का भी इसमें है। अब कितना किसने लिया है, घरेलू ने कितना लिया है, एफआई ने कितना लिया है, ये तो पता नहीं, लेकिन 2300 करोड़ को निकाल दे तो फिर भी नेट 800,000 करोड़ की खरीदारी तो है दोनों फंड के बीच में मिलाकर कैश मार्केट में। पहली बात। दूसरी बात, वायदा कारोबार के डेटा मिलते जुलते हैं, कोई बहुत
तेजी या मंदी के नहीं। 283 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, 177 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआई ने, ये आपके लिए डेटा हो गया, इसलिए ये न्यूट्रल है। एफएनओ डेटा कल भी दीप हम बात कर रहे थे कि ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो और उसकी वजह से एक बड़ी रिकवरी आनी चाहिए। आज भी एफएनओ डेटा पॉजिटिव साइड पर, कल की रिकवरी के बावजूद अभी भी पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर नहीं है, ये अच्छा है। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, थोड़ी सावधानी भरा जी, पिछले 2-3 दिनों के मूड माहौल और आज की बड़ी इवेंट को लेकर ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। ज्यादातर संकेत आपके लिए या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं। तो अब बताएं सर, लेवल्स क्या निकल कर आए, इंपॉर्टेंट लेवल्स? लेवल्स के लिए वही कुछ जो बड़े लेवल से ध्यान में रखना है आपको, 17,275, 17,350, ये 75 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पर आपको ध्यान रखनी है। जब तक आप इसके नीचे बंद ना हो तब तक बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत है। रनिंग करेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जैसा पहले कई बार आपने हफ्ते में एक एक दिन के देखे हैं, कभी बड़े देखेंगे। और अब आपको पॉइंट्स में बड़े इसलिए लगते हैं, आप 17,000 पे याद रखें, आप 14,000 पे या 12,000 पे नहीं है कि 200 पॉइंट का करेक्शन वहाँ पर और 200 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर, दोनों में बड़ा फर्क है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी 36,700, 36,850, ये वो रेंज है जो क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है। आइए आज के बड़े जोन बता दूं, 17,400, 17,440 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, पहले आसानी से नहीं टूटेगा। इसके नीचे 17,325, 17,375 की रेंज वो है जहां शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 17,625, 17,650 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, वहां पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे, उससे पार करके निकले तो 17,700, 17,775 वो रेंज है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए। बैंक निफ्टी 37,050, 37,150 तुरंत प्रभाव से छोटा सपोर्ट है, इसके आसपास खुलने चाहिए अगर नीचे खुले तो। इसके नीचे 37,675 से 36,600 से लेकर 36,850 वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत खरीदारी का काम करेगी। ऊपर 37,300, 37,400 हल्की फुल्की रुकावट है, कल भी हमने वही टॉप बनाया है। इसके पार निकलने पर 37,675 से 37,800 ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली और बिकवाली दीप दोनों आती दिखेगी। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो रहे आपके लिए दिन की ट्रेडिंग रेंज और इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अब सर बात करते हैं जिस तरह से पोजीशनिंग में बदलाव हुआ है। आप बात भी कर रहे थे, एफआईएस के डेटा तो अच्छे हैं, क्या पोजीशनिंग पीसीआर कैसे संकेत देख रहे हैं वहां से? पहले रेंज भी दे दूं दीप, रेंज के साथ दोनों आपके जो डेटा हैं वो भी बता दूं मैं। 17,500, 17,625 दिन की छोटी रेंज है निफ्टी के लिए, 17,440, 17,700 दिन की मीडियम रेंज है और 17,350 से लेकर 17,775 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 37,075, 37,400 छोटी रेंज है, मीडियम और बड़ी रेंज जो कल थी वही आज है, कोई बदलाव नहीं। 36,850, 37,675, 36,600 थोड़ा सा ऊपर किया है, 36,550 था कल, 525 का लो बना है, आज थोड़ा सा ऊपर किया है, 36,600, 37,800 ये आपके लिए बड़ी रेंज। इंडेक्स की एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें कोई खास बदलाव नहीं, 1% बढ़ा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पुट कॉल रेशियो अभी भी 1.15 पर है, मेरे लिए बेहद कंफर्टेबल है और अभी भी कोई किसी तरह की कल की रिकवरी के बाद बाजार ओवरबॉट हुए नहीं। उसकी वजह दीप ये है, एक शॉर्ट कवरिंग हुई है, दो जैसे जैसे भाव ऊपर आया तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की, इसलिए पुट कॉल रेशियो अभी भी मैनेजेबल है, ज्यादा नहीं है। ये नहीं तो आप एक दिन में इतनी बड़ी रिकवरी आए, बल्कि पहले 1.15 जब गिर कर आए तो आपने कहा कि ये खरीदने का मौका है, तो बढ़कर आए तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये नीचे के लेवल पर खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा। विक्स कल थोड़ा ठंडा हुआ है, ये एक अच्छा संकेत है। आइए, तेजी की पोजीशन आपकी है तो स्टॉप लॉस के लेवल वही हैं जो कल थे आपके, 17,325। थैंक गॉड आपने कल 17,325 का करवा दिया था, ट्रिगर नहीं 50 का होता तो शायद एक बार डे ट्रेडर्स के लिए गलती से ट्रिगर, पता नहीं वहां पे उस वक्त क्या ध्यान में आया कि नहीं 25 पॉइंट नीचे, और इसलिए नहीं, लेवल तो 17,350 ही है, लेकिन होता है क्या कि जिस तरह के मार्केट में है ना 25, 30, 50 पॉइंट की बैंक निफ्टी के लिए कोई ऐसी वो वैल्यू नहीं, धड़ धड़ एकदम गिरता है तो उस समय आपको पता नहीं है कि ट्रिगर होके आ गया। बैंक निफ्टी में 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे होना लेवल से कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा कुशन रखना। नो डाउट अगर किसी का ट्रिगर हो रहा है, किसी का 17,350 पे होना, 325 पे हो तो उसके लिए 25 पॉइंट एडिशनल नुकसान होना भी अपने आप में नुकसान तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कभी कभी आपको है ना मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ इसको देखना होता है। वोलेटिलिटी कम हो, स्टॉप लॉस एग्जैक्ट रख लीजिए, उतार चढ़ाव ज्यादा हो, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना होता है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 37,000 रखिए, 250 पॉइंट नीचे,
क्लोजिंग 36,850 पर, यही कल भी था, आज भी है। कल आपने इंट्राडे रखा होता तो उसके बाद 400 450 पॉइंट नीचे गया ना 37,000 के, तो कम से कम उतना ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा। वापस ऊपर आ गया अलग बात है, लेकिन जो मतलब ऊपर नीचे आप हो जाते तो उससे कम से कम आप बच गए। ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है 17,650 का रखिए स्टॉप लॉस, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर 37,500 का रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जी दी, क्लियर है सर। तो ये तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूदा पोजीशंस के आते हुए दिख रहे हैं। नई पोजीशंस आज कैसे बना रहे हैं सर? बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। निफ्टी में, पहले निफ्टी की बताऊँ, माफ कीजिएगा, 17,325 17,400, अगर इस रेंज में निफ्टी पहुंचता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर पहुंचता है तो। नहीं पहुंचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,275 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 17,440, 500, 525 और 575 ये होंगे आपके टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा ऊपर ही खरीद ले, और वो रेंज होगी आपकी 17,440 से 17,500 की। 17,350 का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस, और 17,575, 625, 17,700 और 775 ये सारे टारगेट होंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। शॉर्ट करने के लिए बढ़िया जगह है 17,700 से 17,775, अगर आ जाए तो बिना इन्विटेशन का इंतजार कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। 17,825 का स्टॉप लॉस, लाइफ टाइम हाई के थोड़ा ऊपर। 17,640, 600, 575 और 525 ये हैं टारगेट्स जिसके लिए आपको करनी है बिग वाली। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो सीधा 17,650 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और बेच दीजिए निफ्टी को। नीचे की तरफ 17,525, 500 दो छोटे टारगेट, 440, 400 दो मीडियम टारगेट, और 350 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। ये सारे आपके निफ्टी वाले। क्लियर है सर। तो ये तो निफ्टी के लेवल्स रहे। बैंक निफ्टी आज वो भी चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी तो और पहले चाहिए सर। तो चलिए, बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव जिस तरह का है, खरीदारी की राय वही रेंज है जो कल भी दी। 36,700 से 36,850 की रेंज में आए तो वहां खरीदिए जरूर। स्टॉप लॉस 36,500 का दूर रखना है, कल भी यही कहा था और वो फायदा भी हुआ है। टारगेट है 36,975, 37,050 दो छोटे हैं, 37,150, 37,250 मीडियम है, और 37,300, 37,400 बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। अब जाहिर सी बात है, आज के मूड माहौल को देखकर लगता तो है नहीं कि वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर बैंक निफ्टी को खरीदारी कीजिए सीधा 36,850 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 37,400, 500, 675 और 800, ये चार टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, इस रेंज में मिले, कल नहीं मिला, हो सकता है आज मिले। 36,000 माफ कीजिएगा 37,650 से 37,800 की रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी को बेचना चाहिए। 38,000 का स्टॉप लॉस, 37,550, 400, 300 और 150 ये है टारगेट जिसके लिए बिकवाली करें। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सीधा 37,500 का ही स्टॉप लॉस रख लीजिए और शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन एकदम स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके ऊपर निकले तो फिर काट लें, फिर खड़े ना रहें। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 37,150, 37,000 छोटे टारगेट हैं, 36,925, 36,850 मीडियम टारगेट है, 36,750 और 36,600 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। जी जी, क्लियर है सर। तो चलिए, सारे लेवल, सारे टारगेट्स पोजीशंस के लिहाज से आपके सामने आ चुके हैं। बैन लिस्ट में भी काफी चेंजेस हुए हैं सर। 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आए हैं, सेल, एक्साइड और नैल्को। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा, सेल, नैल्को दोनों मेटल दिग्गज और साथ ही एक्साइड। वोडाफोन, आईआरसीटीसी, पीएनबी, इंडिया बुल्स हाउसिंग और सन टीवी अभी भी बैन में बने हुए हैं। फंड्स के डेटा तो आपने समझा दिया सर। वायदा कारोबार के लिहाज से भी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज। तो चलिए, पूरा सेटअप आपके सामने है। अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। ऑफकोर्स जी एंटरटेनमेंट पर तो नजर रहेगी, पर इसके अलावा वरुण, देवांशी और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं और ब्रोकरेजेस बताएंगे आशीष। वरुण, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें। डेफिनेटली, तो ट्रिगर्स में आज रूट मोबाइल, इसकी कंपनी की बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पे ये बोर्ड विचार करने वाला है। और जाहिर सी बात है, यूएस में एफओएमसी की जो बैठक है उस पर नजर रखनी है, उसका आउटकम आएगा, कल सुबह आएगा। ये एजीएम्स है हिंदुस्तान कॉपर की, आईडीएफसी, इसके अलावा आइनक्स लीजर, जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फार्मोवा और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की। कल जो आईपीओ खुला था पारस डिफेंस एंड स्पेस, पहले ही दिन 16.57 टाइम्स जो है ये आईपीओ भरा है और रिटेल ने इसमें जम के पैसा लगाया है। रिटेल का जो हिस्सा है 31.36 टाइम्स भरा है। तो आज देखते हैं और कितना इंटरेस्ट इस काउंटर में देखने मिलता है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सारे काउंटर्स पर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं।
बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आप देखिए केईसी इंटरनेशनल, ये स्टॉक पर आपको नजर रखनी है जहां पे कंपनी को करीब 1157 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं और ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से, रेलवे से और केबल कारोबार से आते हुए दिख रहे हैं। टोरेंट पावर, इस पर भी आपको नजर रखनी है जहां पे CESC के साथ कंपनी ने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया था, उसको एग्जीक्यूट कर लिया और इस अग्रीमेंट के तहत कंपनी ने उसके जितने भी विंड पावर प्लान्स हैं उसका अधिग्रहण कर लिया है। कुल उसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है 790 करोड़ पर आते हुए दिख रही है। सूर्या विद्युत लिमिटेड में 100% हिस्सा जो है वो उन्होंने खरीद लिया है। इसके साथ ही सूर्या रोशनी पर आपको नजर रखनी होगी जहां पे ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। 41.22 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं जो कि 7 साल के लिए हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 24 सितंबर पर फोकस होगा क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे बायबैक पर फैसला निकल कर आएगा। और भंसाली इंजीनियरिंग पर आपको नजर रखनी होगी जहां पे MP में कंपनी के प्लांट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता हुआ दिखा है। कंपनी ने विस्तार की योजना की थी, अब फाइनली कंपनी आगे बढ़ पाएगी, तो इसी के चलते आज सेंटिमेंटली भंसाली इंजीनियरिंग के लिए काफी बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो काफी बड़ी खबरें हैं कुछ कंपनीज के लिए। कुछ और बड़ी खबरें लेकर मानसी तैयार है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। MTAR टेक्नोलॉजीज कंपनी को 12 साल के लिए केमिकल प्रोसेसिंग, पेंटिंग, ड्राई फिल्म कोटिंग और सोल्यूशन एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेशन मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगी। नजारा टेक्नोलॉजी सब्सिडरी करीब 17 करोड़ में पब्लिश मी की 69.18% हिस्सेदारी खरीदेगी। स्पाइस जेट नकदी की समस्या को ठीक करने के लिए 2500 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। QIP के जरिए पूंजी जुटाने की योजना है। वहीं फाइजर, रॉयटर्स से खबर आ रही है कि भारत फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेगी। और साथ ही जिंदाल स्टील और पावर पर नजर रखिए। क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आया है। कुछ न्यूज पोर्टल्स ने 20 सितंबर को एक खबर चलाई थी कि कंपनी ने उड़ीसा के आयन और माइंस का ऑक्शन जीता है। इस खबर पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन है, कंपनी ने सिर्फ ऑक्शन में भाग लिया था। फिलहाल ऑक्शन हासिल करने पर कोई अपडेट राज्य सरकार से कंपनी को मिलता हुआ नहीं मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। JSPL की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी। कुछ और फंड एक्शन, बल्ड डील्स हैं वरुण आपके पास, बताएं इनके बारे में। डेफिनेटली, तो एक तो SBI कार्ड्स का पूरे दिन फोकस में था। हमें पता है बेचा किसने है, CA रोवर होल्डिंग ने 3.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, लेकिन खरीदा किसने है ये भी जानना ज़रूरी है। और सोसाइटी जनरल ने यहाँ करीब 85 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो ये आप नज़र में रखिएगा। हेरम्बा इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर खरीदा है ओपन मार्केट से, यानी कि 0.25% हिस्सा 17 सितंबर को ये खरीदा गया है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में वेल्सपन ग्रुप ट्रस्टी बालकृष्ण गोयंका जी ने करीब 13 लाख शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पे ओपन मार्केट में खरीदारी की गई है, यानी कि 0.87% हिस्सा जो है वो अतिरिक्त खरीदा गया है। और लिंकन फार्मा, यहाँ भी प्रमोटर्स के द्वारा खरीदारी की गई है। 74,500 शेयर्स खरीदे गए हैं। 20 से 21 तारीख के बीच में प्रमोटर्स ने यहाँ खरीदारी की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे खबरों वाले शेयर्स। आइए जल्दी से एक बार ब्रोकरेज एक्शन पर भी नजर डाल देते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, क्या कहती हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए कोल इंडिया पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 195 के लक्ष्य के लिए 156 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि जो ई ऑप्शन प्रीमियम्स हैं इसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली और 10% की जो डिविडेंड यील्ड है वो आगे भी बरकरार देखने को मिलेगी। HUL पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 2950 के लक्ष्य के लिए। वहीं मैक्वारी ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और लक्ष्य 3100 से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशनल आवर्स हैं स्टोर्स के वो सामान्य हो चुके हैं, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डालमिया भारत पर नजर रखिए। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट आने के बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2370 रुपए के लक्ष्य के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नजर रहेगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 4527 रुपए के लक्ष्य के लिए। 4362 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि फुटफॉल अगर आप देखें तो स्टोर्स में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। DLF पर नजर रखिए। यहाँ पर UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 370 के लक्ष्य के लिए। और अंत में प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पर UBS खरीदारी की राय दे रहे हैं 465 के लक्ष्य के लिए। 419 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे फर्स्ट एड के साथ, और साथ ही उसके साथ ही हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। तो वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे सिप्ला को सिलेक्ट करना चाहिए। सिप्ला के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम बना है। सिप्ला में यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा।
950 955 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉक में जो नीचे में सपोर्ट है वो है 935 का, तो 935 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में स्टॉक के अंदर 975 रुपया का पहला टारगेट बनेगा और 990 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो सिप्ला में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, सिप्ला खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय। मोदी जी, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट रहेगा 2490 का, स्टॉप लॉस बनेगा 2415 का। 5-6 सेशन से ये काउंटर एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। कल के सेशन में वो सारी रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई जैसे लेवल इस काउंटर ने छुए, तो जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं 2490 के लिए पिडिलाइट को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2415 का। तो पीडीलाइट में करें खरीदारी, ये राय। कल मेरे ख्याल से वागले साहब ने भी पीडीलाइट खरीदारी करने की राय दी थी क्लोजिंग वाले शो में। वागले साहब भी हमारे साथ हैं ही तैयार। वागले साहब, सुप्रभात। बताएं सर, आपका भी पीडीलाइट ही या कुछ और? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैंने पिडिलाइट कल कवर किया था और जो मुनीत जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूं। मैंने 2500 का टारगेट दिया था, लेकिन आज मेरा स्टॉक है आईटीसी, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों में पैटर्न बहुत ही अच्छा बना है। कल के दिन में ब्रेकआउट आया है, तो 241 में मुझे नहीं लगता 237 के नीचे ये जाएगा। 1-2 दिन में ये 250-52 के आसपास जा सकता है। हल्का सा पोजिशनल व्यू लेते हैं तो 265 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 265, 270 ये एक मेरा महीने का टारगेट होगा। 8 से 10% की मूव मुझे इसमें दिखाई देती है, तो ये लेवल पे मैं आईटीसी खरीदने की सलाह दूंगा। आप में से किसी को आईटीसी का फुल फॉर्म पता है? कोई बताना चाहे, किसी को आइडिया हो तो हमारे पैनल में जरा एक बार सबको लाइए पैनल में कोई हाथ। जी मोदी जी बताएं। सर आई थिंक इंडियन टोबैको कंपनी। अरे सर, ये तो सीधा सीधा वाला है। अच्छा, जरा हाँ कुणाल जी बताइए। अनिल जी, मैं भी यही कह रहा था, इंडियन टोबैको कंपनी है अनिल जी। तो आपको क्या लगा है? मतलब इतना जीके मेरा ढीला है। अभी देखो, आप सबको वागले साहब बताएंगे। जी वागले साहब बताइए। अनिल जी, आप इतने सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेंगे, इसकी मेरे को गारंटी है 100%। तो बताइए, जवाब दीजिए। तो आप नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन आपका सवाल पे जो जवाब आया है उस पर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इतने सीधे सीधे सवाल तो आप पूछेंगे नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इम्पॉसिबल ट्रेडिंग कंपनी। जिस स्टॉक में ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो, ये वो आईटीसी है। और जो ट्रेड करके, तो मतलब देखो, ट्रेडर को तो वॉलेटिलिटी चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। एक मतलब स्टॉक बहुत सारे बनाए थे ना जोक्स, आईटीसी बाय एट 200, स्टॉप लॉस एट 200, टारगेट एट 200। ये सब आपने देखा ना। वही आईटीसी ऐसा बच्चा है, 202 से निकलता है, 195 तक जाता है, वापस ऊपर में 215 तक जाता है, 202 के घर में आ जाता है। ऐसे मीम्स होते थे बहुत ज्यादा। तो अब ये इम्पॉसिबल ट्रेडिंग कंपनी, ये एकदम इनक्रेडिबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आईटीसी खरीदें। वागल साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर बताएं। अनिल जी, आपने ये कोविड के टाइम में रिवेंज टूरिज्म ये वर्ड सुना है? आई थिंक हम सब ने सुना है। करेक्ट। तो ये ऐसा अभी आईटीसी में जो ये रैली आ रहा है, ये रिवेंज रैली है। जो भी सब मजाक हो रहा था, जोक हो रहा था, ये जो भी सब हमने व्हाट्सएप पे देखा, ये इतनी तेज जाएगा। मैंने पिछली बार भी 222-23 पे जब कुणाल जी और राकेश जी ने पहले आइडेंटिफाई किया था, मैंने कहा था ये अभी ये निकलेगा और रुकेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये इसका बॉटम हो गया है। ये शायद ऑन द अपसाइड सरप्राइज करेगा। 260, 270 तो एकदम कंजर्वेटिव है। थोड़ा सा लंबा अरसा लेते हैं तो ये 300 तक भी जा सकता है। ओके, तो हरजीत सिंह हमारे एक दर्शक को कह रहे हैं इस टाइम चलेगा। ये है आईटीसी का फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया। क्रिएटिविटी की तो मतलब आप कोई मतलब कमाल ही है मतलब। अच्छा, बाय द वे, वो इंडियन टोबैको कंपनी नहीं, इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी हुआ करता था। आईटीसी का शॉर्ट फॉर्म जो है इंपीरियल टोबैको। हमारे जो शॉर्ट फॉर्म को पूरा बड़ा विस्तार करने वाले जैन साहब, उन्होंने भी मैसेज करके भेज दिया है इंपीरियल। आजकल जैन साहब भी पता नहीं याद ही होगा, ऐसा तो नहीं बोले गूगल होगा, क्योंकि जब वो वीएसटी को वर्जीनिया सुल्तान कह सकते हैं तो फिर इसका मतलब आईटीसी भी जैन साहब को याद होगा। आइए पिक ऑफ द डे और हमारे एक्सपर्ट से लेना है। बताएं कुणाल जी, आपकी आज की पिक। अरे जी, बहुत ही दमदार एक स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ब्रिगेड। ब्रिगेड में खरीदारी की राय है अनिल जी। कल मैंने देखा अनिल जी, सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में एक एक करके बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए दिखाई पड़े और ब्रिगेड में अनिल जी बहुत जबरदस्त क्लोज आता हुआ 400 रुपए के ऊपर कल नजर आया। तो मेरी राय में ब्रिगेड को खरीद करके चलें।
स्टॉक का स्टॉप लॉस रखना है 390 रुपए पर, 390 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 425 रुपए का, 425 का, और इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक 450 के लेवल्स भी छुएगा। 425 के टारगेट के लिए ब्रिगेड में खरीदारी कराएं। बेंगलोर और कर्नाटक, मंगलुरु और कर्नाटक, यहां से जुड़ी हुई सभी रियल एस्टेट कंपनियों पर नजर रखें, क्योंकि खबर आ रही है कि कर्नाटक में स्टैम्प ड्यूटी जो 5% हुआ करती थी 3% हो गई, सेम जैसे महाराष्ट्र में हुई और उसके बाद घरों की बिक्री कैसी बढ़ी एकदम, वही कर्नाटक में किया। लेकिन किया परसों है, हमने तो कल भी रिपोर्ट किया था, परसों कर्नाटक में हुआ था, कल रिपोर्ट किया था, लेकिन आज लगभग सब जगह मीडिया में चल रही, तो एक दिन बाद सब लोगों ने उठाई। कल आपने देखा प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड, ये सारे स्टॉक भागे। दीप मेरे ख्याल से इसी खबर पर भागे कि 5 से 3% हुई। लेकिन आज भी काफी जगह, अब जब जागे तभी सवेरा भाई जिन लोगों ने कल नहीं जागे आज जागे तो ठीक है, तो उस वजह से इन कंपनियों में खरीदारी होती दिख रही है। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं जो अभी आईटीसी के नाम की चर्चा हो रही थी, अनिल जी पहले नाम बिल्कुल इंपीरियल टोबैको कंपनी था, लेकिन अनिल जी बाद में इंडिया टोबैको कंपनी हुआ इसका नाम, और उसके बाद आईटीसी हुआ। अनिल जी तो इंडिया टोबैको कंपनी सही उत्तर है अनिल जी, गलत नहीं है। आने दो 9:30 बजे जैन साहब को, अपडेटेड नहीं है आपने तो देखो, गलती हुई तो जैन साहब की, इंपीरियल टोबैको था अनिल। हाँ गलती हुई तो जैन साहब की, बराबर है, सीधी सी बात है। हम तो सिंपल अपनी तो होती नहीं है। कुणाल जी अपनी कब हुई? आज तक कभी भी नहीं। ओके बंसल जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी वो बिल्कुल जैन साहब ने अनिल जी ऑन एयर बोला था कि आईटीसी का नया नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी है, तो इस पे अनिल जी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, और अगर जैन साहब गलत हैं तो एक अच्छी सी मतलब कि एज अ पेनल्टी एक अच्छी सी पार्टी का प्रबंध करवाइएगा जयपुर में अनिल जी। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और जो जी और जो मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है, वो कल भी जो हमारा पिक ऑफ द डे था वही है। स्टॉक एकदम हॉट है और ये स्टॉक चलेगा। स्टॉक है आईटीसी, 121 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और 140 की तरफ जा रहा है स्टॉक। तो अपने अपने हाजमे के हिसाब से जैसे ऊपर चले प्रॉफिट बुक करते रहे। इतने भावनाओं में बह गए बंसल जी, लेट नाइट कुछ काम किया, डिनर किया, कहीं बाहर गए थे? पीछे की टीसी तो बराबर है, आगे आपके आई नहीं है, एनटीपीसी है। कल का तो एनटीपीसी था। नहीं अनिल जी पार्टी वार्टी कुछ नहीं करी, काम करा है भरपूर। जो सबसे बेस्ट स्टॉक लगा वही वापस दिया है अनिल जी। मैंने कहा बोला आपने पार्टी की, वो तो चोर की दाढ़ी में, लेकिन अभी भी आप पहचान नहीं पाए। आपको देना है पिक ऑफ द डे एनटीपीसी, जो लेवल्स आपने दिए एनटीपीसी के, लेकिन बोल गए हैं आप आईटीसी। और अगर आप ऐसा बोले तो मैं कोई मौका तो छोड़ूंगा नहीं। तो दिल से हमारे बंसल जी चाहते हैं कि आईटीसी बढ़े, लेकिन चूंकि कल पिक ऑफ द डे दे चुके तो उनकी मजबूरी है एनटीपीसी को पिक ऑफ द डे के तौर पर देने की। तो जो लेवल्स आए हैं वो एनटीपीसी के लिए ले लें और आप तैयार रखें जल्दी से। एनटीपीसी है ये स्टॉक पिक ऑफ द डे। शुभम जी जल्दी से बताएं आपका भी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का मेरा जो पिक है वो खरीदारी के राय है टीसीएस पे, और अगर हम पूरा आईटी पैक को देखें तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखेगा। टीसीएस में काफ़ी क्यूमुलेटिव लॉन्ग एडिशंस डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिले थे। तो 3900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 50 to 50 के आसपास ये कॉल ऑप्शन क्लोज हुआ था। इसको खरीदें, यहाँ पे टारगेट होगा 72 का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 40 पे। तो आज टीसीएस पे खरीदारी की राय। ओके टीसीएस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय शुभम जी की तरफ से।